वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th और नीट की बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल वीडियोस में। जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नीट एग्जामिनेशंस के लिए, 11th के लिए और आपके फ्यूचर के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सब के लिए। इसके पहले वाले वीडियो में आपने रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को पढ़ा और रेस्पिरेशन में जब हम ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को पढ़ते हैं तो वहाँ पे NADH और FADH2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। FADH2 और NADH मॉलिक्यूल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि 1 NADH मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द 3 ATP मॉलिक्यूल्स, यानी अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया में किसी तरह से पहुंच जाएं तो वो 3 ATP को जनरेट करने की क्षमता रखते हैं, उनकी कैपेसिटी है। इसी तरह से FADH2 जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक FADH2 मॉलिक्यूल 2 ATP जनरेट कर सकता है। तो आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं जिस सिस्टम के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं और ATP को जनरेट करते हैं। उस पूरे सिस्टम को, उस चैन को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। आपको पता ही है कि क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कंप्लीट होती है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बहुत सारे एंजाइम कॉम्प्लेक्स होते हैं जो अलग अलग मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करते हैं और उसमें एक मॉलिक्यूल जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम मॉलिक्यूल होता है वो है ATP सिंथेज या ATP सिंथेसिस, जो कि ATP को सिंथेसाइज कराने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। क्रेब्स साइकिल हो या ग्लाइकोलाइसिस हो, NADH और FADH2 मॉलिक्यूल्स जहाँ भी बनते हैं, बाई ग्लाइकोलाइसिस में केवल NADH मॉलिक्यूल बनता है और क्रेब्स साइकिल में दोनों ही बनते हैं। अब क्रेब्स साइकिल में जब NADH मॉलिक्यूल बनता है तो उसके लिए एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, यानी इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अलग एक्सेप्टर है, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होना और ATP बनना है ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स है जहाँ पे क्रेब्स साइकिल चल रही है। कुल 5 तरह के कॉम्प्लेक्स यहाँ पे होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 NADH डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये है NADH डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अगर क्रेब्स साइकिल आपको याद हो तो ये भी याद आ जाएंगे। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स नंबर 2 ये है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जहाँ पे सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता था, इसी प्रोसेस में FADH2 बनता था। तीसरा कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम BC1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन का जंक्शन सेंटर यही है ना। कहीं से भी आएगा कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, वो फाइनली पहुंचेंगे कहाँ? कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में, और कॉम्प्लेक्स 3 फिर इसको पहुंचाएगा कॉम्प्लेक्स 4 में। ओके, कॉम्प्लेक्स 4 को हम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये नाम आप याद कर लीजिएगा, सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, किस कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं, डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है ATP सिंथेज, जो कि यहाँ नीचे बना हुआ है ATP सिंथेज। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ रहा है कि कॉम्प्लेक्सेस हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, NADH मॉलिक्यूल आएगा, FADH मॉलिक्यूल आएगा, लेकिन होल्ड ऑन, लेकिन ये कि ये प्रोसेस असल में हो कहाँ रही है, आपके दिमाग में इमेज है भी या नहीं है? चलिए इसके लिए मैं बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए, है ना। सेल ऑर्गेनेलिज आपने पढ़े, उसमें एक सेल ऑर्गेनेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें कुछ अंदर की ओर फिंगर्स जाते हैं। डबल मेम्ब्रेनर स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और इसको जो बीच में जगह होती है इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अंदर होते हैं, क्रिस्टी बनाते हैं ना,
इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पे कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ऑक्सीजोम कहा जाता है, इसको हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं, है ना। ये जो F1 पार्टिकल्स हैं आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस का काम होता है। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है, ये देख रहे हो आप, F0 F1 है ना। अगर एक ऑक्सीसोम को जूम करके बनाएंगे आप तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, इट लुक लाइक दिस, ठीक है। जिसमें इसका ये वाला पार्ट जो है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं F0, और जो राउंड स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं F1। इसलिए इसका नाम कई बार F1 पार्टिकल भी रखा जाता है। क्लियर हो गया ना। यानी जो स्टॉक वाला पार्ट है ये बाहर की ओर है, यानी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की ओर है, जबकि इसका राउंड हेड लाइक स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की ओर है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की ओर है। ये समझ में आ रहा है। यानी ये प्रोसेस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे कंप्लीट हो रही है। वैसे तो ये पूरा एरिया ही यूज हो रहा है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस वगैरह, लेकिन ये रियल में ये प्रोसेस हो कहाँ रही है। ये देखिए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यानी इस मेम्ब्रेन पे ये सारे एंजाइम प्रेजेंट हैं। इसके अलावा एटीपी सिंथेस आपको यहाँ पे दिख गया। तो अब आउटलाइन क्रिएट करिए अपने दिमाग में कि ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। यानी ये जो फॉस्फोराइलेशन होगा इसमें, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्यों बोलते हैं वो मैं बाद में समझाऊंगा। तो ये जो प्रोसेस हो रही है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वो भी कहाँ, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स में क्रब साइकिल चलती है जिसमें ये मॉलिक्यूल बनते हैं और फिर ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम वो उनको ट्रांसफर करते हैं और फिर उससे एटीपी सिंथेस, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है, ये एटीपी जनरेट करता है। चलिए अब प्रोसेस को शुरू करते हैं। अब आपको थोड़ा आउटलाइन समझ में आ गया है तो ये प्रोसेस समझ में आ जाए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्टोरी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स को स्टेप वाइज मैनर में ट्रांसफ़र किया जाता है और फाइनली उस इलेक्ट्रॉन और जो हाइड्रोजन उससे और प्रोड्यूस होंगे, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी से एटीपी के सिंथेसिस की जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे यानी कहीं भी NADH बना क्रब साइकिल में तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 यानी NADH डिहाइड्रोजनेज के थ्रू ये यहाँ पे पहुँचेगा। ठीक है। और ये अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा इस कॉम्प्लेक्स को, जो कि FMN और FES से ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन्स को, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं एकदम सिस्टमैटिक मैनर में। ठीक है। अब यहाँ से NADH की ये जो हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गए, तो ये प्रोटॉन भी ट्रांसफर होते हैं कहाँ, मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की ओर। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की ओर। इसीलिए मैंने पहले आपको आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के डिस्टेंस के बारे में बता दिया कि भाई वहाँ पे स्पेस खाली है तो ये वहाँ ट्रांसफर होती है। इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है। अभी अपने इलेक्ट्रॉन को यूबिक्विनॉन यानी UQ को ट्रांसफर करता है। यूबिक्विनॉन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है और यूबिक्विनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन, ये जो यूबिक्विनॉल बन गया है UBQH, ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को। ये याद रखेंगे, 2 को नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को ट्रांसफर करता है, एकदम याद रखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 यानी साइटोक्रोम BC1। साइटोक्रोम BC1 ये क्या होता है कि इसमें जो साइटोक्रोम C है वो इलेक्ट्रॉन को फिर ट्रांसफर कर देगा आगे की ओर। तो आप याद रखेंगे कि NADH मॉलिक्यूल जो कि कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है, उसका इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एक्सेप्ट करता है। ठीक है। और इंटरमीडिएट यहाँ पे कौन है, यूबिक्विनॉल्स, यानी यूबिक्विनॉन, यूबिक्विनॉन, फिर वो यूबिक्विनॉल में कन्वर्ट होता है। साइटोक्रोम B से होते हुए साइटोक्रोम C1 पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते ही रहते हैं। ओके। और फिर ये साइटोक्रोम C तक पहुंचता है, जो कि एक, ये आप क्या देख रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे, यानी जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है उस साइड पे साइटोक्रोम C मॉलिक्यूल बाउंड होता है। तो ये एक मोबाइल कैरियर है।
ये एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 यानी साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे ट्रांसफर करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में 2 कॉपर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको CuA और CuB के नाम से हम डिनोट करते हैं। ये हो गया CuA, ये CuB। तो इलेक्ट्रॉन्स को फाइनली यही एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, ठीक। इसलिए ये साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को। ये क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज, दूसरे मॉलिक्यूल्स देखिए, इसमें क्या है कि 4 हाइड्रोजन की प्रोटॉन, मतलब यहाँ पे आए, 4 हाइड्रोजन आयन यहाँ पे आए, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से आए। और जब यहाँ पे मॉलिक्यूल पहुंचा तो यहाँ भी आपके 2 हाइड्रोजन आयन्स अंदर आते हुए दिख रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे? ओके, ठीक है। तो 4 4 8 और 2 10, कुल 10 हाइड्रोजन के आयन इधर आ गए। इट्स ओके। एक NaDH ने इतने सारे हाइड्रोजन को इस तरफ भेजा, ये याद रखेंगे, अभी हम इसका यूज करेंगे। अब हम FADH2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। देखिए, सक्सिनेट से फ्यूमारेट में जब मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है क्रेब्स साइकिल में, तो यहाँ पे बनता है FADH2 मॉलिक्यूल। और FADH2 मॉलिक्यूल को रिसीव करने वाला जो सेंटर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर 2। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 यानी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। FADH2 इज कन्वर्टेड इनटू FAD और इसके इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आगे बढ़ गए, ठीक है। अब कहाँ गए इसको समझिए। देखिए, इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए यूबिक्विनॉन, और यूबिक्विनॉन फिर कन्वर्ट हो गया किसमें? यूबिक्विनॉल। तो इसका जो हाइड्रोजन था वो यहाँ आ गया यूबिक्विनॉल में, ठीक है। अब ये फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, ये फिर कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फिर ट्रांसफर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर 3, दैट इज साइटोक्रोम BC1। समझ में आ रहा है ना? NaDH मॉलिक्यूल भी कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा था, और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जहां पे कि FADH2 है, इसके इलेक्ट्रॉन्स भी कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर 3 पे। यानी चाहे FADH मॉलिक्यूल हो चाहे NaDH मॉलिक्यूल हो, दोनों ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स 3 पे। याद रखेंगे इस चीज को, क्योंकि FADH2 सीधे अपने मॉलिक्यूल को यहाँ ट्रांसफर कर रहा है और ये इस रूट को फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे ये हो गए 4 प्रोटॉन्स, और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में, वो FADH का भी, ठीक है। और यहाँ पे फिर 2 प्रोटॉन ट्रांसफर हुए। ये याद रहेगा आपको। NaDH से 10 प्रोटॉन इधर दिख रहे हैं, जबकि FADH ने जब ट्रांसफर किया तो 4 + 2 6 ही दिख रहे हैं। ये समझ में आ रहा है ना? गुड। अब रोल शुरू होता है। अभी तक तो ATP का फॉर्मेशन हमने कहीं देखा ही नहीं, अभी तक तो हमें ATP बनती हुई दिखी ही नहीं। आप कह रहे हो सर आप तो ATP बनाने की बात कर रहे थे, आप तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में उलझे हुए हो, फिर ये ATP कहाँ गया? धैर्य रखिए। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है, जहां पे कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको दिख रहा है भाई, यहाँ पे कॉपर है, सभी इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C, चाहे हम कोई भी मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और यहाँ पे प्रोटॉन है, तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्ट का बैलेंस गड़बड़ न हो जाए, तो ऑक्सीजन इसको फाइनली एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए ये ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। एरोबिक रेस्पिरेशन इसीलिए है, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो गया H2O में। ये समझ में आ रहा है? अब बचे क्या? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स के नंबर बढ़ रहे हैं और इधर कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। इस बाहर ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर वाली सरफेस पे प्रोटॉन्स के नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जब यहाँ प्रोटॉन के नंबर बढ़ेंगे तो इनर साइड में नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट होगा। ये समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स नंबर 5, दैट इज ATP सिंथेस। ATP सिंथेस जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है। अब यहाँ रियल में प्रोसेस क्या होता है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो ये आसान। तो पीटर डी मिशेल ने कैसे ATP बनेगा
माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर 5 जो अभी हम पढ़ रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर 5 में कैसे एटीपी जनरेट होगी उसके बारे में केमियोस्मोटिक थियोरी दी थी, जिसके लिए फिर इनको नोबेल प्राइज भी मिल गया था। तो केमियोस्मोटिक थ्योरी को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस में बनने वाले एटीपी से अलग है, वो फोटोफॉस्फोराइलेशन है, उसमें सनलाइट की एनर्जी का यूज होता है। लेकिन यहाँ पे दूसरी एनर्जी का यूज होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, समझते हैं कैसे। देखिए, आपने जो अभी मॉडल समझा ETS वाले में, उसमें क्या था कि हाइड्रोजन आयंस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इधर की ओर मूव कर रहे थे, कभी 2 प्रोटॉन्स तो कभी 4 प्रोटॉन्स, वो डिपेंड करता था कि किस कॉम्प्लेक्स के थ्रू वो ट्रांसफर हो रहे हैं। जिसकी अब क्या होगा, इधर हाइड्रोजन आयन के नंबर ज्यादा होंगे, कहाँ पे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। जब हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द प्रोटॉन ग्रेडियंट, दिस इज व्हाट द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट के साथ साथ इसमें क्या है, इसमें एनर्जी भी क्रिएट होगी और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डेवलपमेंट होगा। क्यों डेवलप होगा भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन यहाँ तक, और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो ये इनर मेम्ब्रेन की स्पेस है। अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव ये H आयंस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, जो मतलब प्रोटॉन ग्रेडियंट है बढ़ेगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ अपोजिट मेम्ब्रेन की दूसरी साइड नेगेटिव चार्जेस बढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नेगेटिव कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली इस आउटर मेम्ब्रेन के रेस्पेक्ट में ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप हो गया। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट प्लस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इसको जब हम मिला लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। इसको कहते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। अब ये जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स है, इसमें बहुत आसानी से आपको दिख रहा है कि बाहर हायर कंसंट्रेशन है H आयंस की, अंदर कम है ना, तो हायर से लोअर की ओर ये मूव करते हैं। केमियोस्मोटिक थियरी है ये। अब देखिए, जब इधर से 2 प्रोटॉन्स F1 और F0 और F1 ये पार्टिकल जो है ये ऑक्सीसोम कहते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है, यहाँ पे एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स है। ठीक, इसको क्रॉस करेगा तो क्या होगा, काइनेटिक मूवमेंट होगा। अब ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव होगा, एकदम नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये मूव करेगा, यहाँ पे ज़्यादा पावर है, ज़्यादा फोर्स है भाई, यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स है, उस फोर्स के साथ मूव करेगा तो काइनेटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। अब काइनेटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब जाएगा तो यानी यहाँ पे एनर्जी है, तो ये जो ADP है इसमें इनऑर्गेनिक एक और फॉस्फेट जोड़ने के लिए वो काइनेटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी सफिशिएंट है। तो इस तरह से ATP का जनरेशन होता है। ये समझ में आ रहा है ना। तो 2 प्रोटॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही 2 प्रोटॉन निकल गए, ठीक है, अगले 2 और प्रोटॉन निकल गए, एक और ATP बन गया, एक और 2 और प्रोटॉन निकल गए, एक और ATP बन गया। तो जब NADH मॉलिक्यूल रिसीव होता है तो लगभग 10 प्रोटॉन आते हैं, जिसकी वजह से इधर प्रोटॉन मोटिव फोर्स, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होता है और फिर वो मूव करते हैं। लेकिन जब 6 प्रोटॉन मूव कर लेते हैं तो ये बैलेंस्ड कंडीशन में, क्योंकि प्रोटॉन जब इनर साइड में गए, अब क्या हो गया भाई, इधर प्रोटॉन के नंबर ज़्यादा हो गए, इधर कम हो गए। ये समझने वाली बात है। इतना मूवमेंट करने के बाद फिर वो स्टॉप हो जाते हैं। इसीलिए एक NADH मॉलिक्यूल 3 ATP से ज़्यादा सिंथेसिस नहीं कर पाता है। और इसी तरह से FADH मॉलिक्यूल की बात कर लीजिए, FADH2 मॉलिक्यूल 2 ATP से ज़्यादा सिंथेसिस नहीं कर पाता है। यही कारण है। ठीक है, तो ये मॉडल आपकी समझ में आ गया। ठीक है, ओके, इसे समझ में आ जाएगा। ये कुछ इस तरह से हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर से इधर हाइड्रोजन आयन पास कर रहा है। ये रेड लाइन आपको क्या दिखा रहा है, हाइड्रोजन पास करते हुए जा रहा है। यानी
पहले तो हाइड्रोजन इस तरफ पहुंचे और फिर ये ग्रेडियंट के अलॉन्ग इधर ट्रांसफर हो रहे हैं, और जैसे ये हाइड्रोजन इधर से जा रहा है एटीपी सिंथेस से, तो आपको दिख रहा है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। यस, यानी इसी हाइड्रोजन की जो एनर्जी है उसी से एटीपी बन रही है। अब इसको यहां समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे तुरंत क्वेश्चन कीजिए, मैं इसका पूरा आंसर दूंगा, लेकिन इसको अच्छे से याद कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि ये नीट में आता ही आता है, हायर एग्जामिनेशंस में आता ही आता है। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिए।